राजीव ने गुस्से में चांदनी को खुद से दूर किया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी ने अकड़कर पूछा, यही सवाल अगर मैं आपसे करूँ तो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आपको मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया, जो जहाँ मैं जाती हूँ वही चले आते हो? शट अप चांदनी, तुमसे प्यार करके अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनानी है मुझे, इसलिए अपनी बकवास अपने पास रखो और अपना ये घटिया डायलॉग बार बार रिपीट करना बंद कर दो और चुपचाप मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। राजीव के इतना कहते ही चांदनी अपने हाथ की घड़ी बांधकर चुपचाप खड़ी हो गई। राजीव को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने चिढ़कर पूछा, कुछ पूछा मैंने तुमसे? यहाँ क्या कर रही हो? किसी से मिलने आई हो क्या? चांदनी ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आंखों की पुतलियां घुमाकर इधर उधर देखने लगी। राजीव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश की और फिर से चांदनी से कुछ पूछना चाहा। तभी चांदनी बोल पड़ी, अभी आपने ही कहा ना कि चुपचाप बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो चुपचाप रहकर इंसान कुछ बोल नहीं सकता, उसी का नमूना दिखा रही हूँ आपको। राजीव को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर फिर वो बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही चांदनी आकर अपनी चेयर पर बैठी और उसने गहरी सांस लेकर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली, पर फिर अचानक वो चेयर से उठ खड़ी हुई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दूसरी ओर राजीव अपने केबिन में आया और गुस्से में संजना को कॉल करने लगा, पर फिर अचानक उसके भी हाथ रुक गए और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नोट अगेन, प्लीज ऐसा मत करना भगवान, वरना यहाँ भी मेरा सुकून छिन जाएगा। राजीव ने इतना कहा और फिर परेशान होकर अपनी उंगलियां माथे पर फेरने लगा। आप हमारी कंपनी के नए चीफ इंजीनियर हैं, है ना? तभी चांदनी ने वहां आकर पूछा। उसकी आवाज सुनकर राजीव ने पलटकर उसकी ओर देखा और बोला, और तुम सेक्रेटरी हो संजना मैम की, राइट? चांदनी ने आहिस्ता से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो राजीव ने अपनी आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से बुदबुदाया, पता नहीं ये मुसीबत मेरा पीछा कब छोड़ेगी। आपने मुझे मुसीबत कहा? चांदनी ने गुस्से में पूछा तो राजीव ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसने पलटकर टेबल पर रखी एक फाइल उठाई और चांदनी की ओर बढ़ाकर पूछा, वर्सोवा वेस्ट की साइट पर 15 दिन से काम बंद क्यों है? वहां तो मटेरियल और मशीनें भी वक्त पर पहुंच गई थी और लगभग 150 वर्कर्स भी वहां काम करते थे, तो फिर वहां काम अचानक से बंद क्यों हो गया? क्योंकि वहां भूतों का डेरा है, चांदनी ने झट से जवाब दिया। व्हाट रबीश! राजीव के इतना कहते ही चांदनी फिर से बोली, बकवास नहीं है ये, बल्कि सच है। लोगों का कहना है कि वहां भूत है। वो बिल्डिंग जिस जगह पर बनाई जा रही है, कुछ समय पहले तक वहां एक बहुत ही आलीशान बंगला था जो सालों से वीरान पड़ा था। तकरीबन 15 साल पहले वहां एक फैमिली रहती थी। एक रात अचानक रहस्यमय तरीके से उस फैमिली के सारे सदस्यों की मौत हो गई, जिसकी वजह आज तक किसी को पता नहीं चल सकी। पुलिस ने बहुत छानबीन भी की थी, पर कुछ पता नहीं चला। तब से लोग उस बंगले को हॉन्टेड समझने लगे। राजवीर सर ने 1 साल पहले वो बंगला खरीदा था, क्योंकि वो बंगला जिस जगह पर बना हुआ है वो जगह 3 ओर से मेन रोड से घिरी हुई है, इसलिए वो वहां होटल बनाना चाहते थे। 6 महीने तक तो वहां काम भी ठीक ठाक चला, पर फिर एक दिन वहां एक हादसा हो गया। एक वर्कर चौथे माले से जमीन पर आ गिरा। उसकी जान तो नहीं गई क्योंकि वो रेत के ऊपर आकर गिरा था। छोटी मोटी चोटें ही आई थी उसे, पर उसने जो कुछ दूसरे वर्कर्स को बताया, उसके बाद सारे वर्कर्स वहां से काम छोड़कर भाग गए। क्या बताया उसने? राजीव ने पूछा तो चांदनी ने जवाब दिया, उसने कहा कि उसने चौथे माले पर एक औरत का साया देखा जिससे बचकर वो भाग रहा था, पर फिर उस साये ने खींचकर उसे चौथे माले से नीचे फेंक दिया। ये क्या बकवास है? भूत प्रेत सिर्फ कहानी और किस्सों का हिस्सा है, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है। राजीव चांदनी की ओर देखकर बोला। मुझे भी यही लगता है, तभी राजवीर ने कैबिन में आते हुए कहा। राजीव और चांदनी दोनों ने ही उसकी ओर देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ राजीव की ओर बढ़ाकर कहा, हाय राजवीर। हेलो, आई एम राजीव। राजीव उससे हाथ मिलाकर बोला तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे हम दोनों के नाम काफी हद तक मिलते जुलते हैं, राइट? पर हम दोनों में बहुत फर्क है। राजीव के इतना कहते ही राजवीर सोच में पड़ गया, पर तभी राजीव फिर से बोला, सर मैं अभी और इसी वक्त उस साइट पर विजिट करना चाहता हूँ। जरूर जाओ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर वहाँ सच में भूत प्रेत होते तो 6 महीने से वहाँ काम बिना किसी रुकावट के नहीं चल रहा होता। वैसे मैंने वर्कर्स को बहुत समझाने की कोशिश की, पर कोई भी वहाँ काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम एक कोशिश जरूर करो, हो सकता है तुम्हें कामयाबी मिल जाए। राजवीर की बातें सुनकर राजीव ने सिर हिलाया और बोला, जरूर मिलेगी सर, आई प्रॉमिस कि कल से वहाँ काम फिर से स्टार्ट हो जाएगा।
राजीव का कॉन्फिडेंस देखकर राजवीर मुस्कुराते हुए बोला, चांदनी को अपने साथ ले जाओ। इसके पास उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल भी है और सारे वर्कर्स की लिस्ट भी। ये वर्कर्स को कन्वेंस करने में तुम्हारी मदद भी कर सकती है और सबसे तुम्हें मिलवा भी देगी। चांदनी का नाम सुनते ही राजीव तुरंत बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही मैनेज कर लूँगा, बस मुझे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल चाहिए। राजीव, तुम्हें चांदनी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसे साथ लेकर जाओ। आज से 4 महीने पहले भी वर्कर्स ने भूत प्रेत के डर से वहाँ काम करने से मना कर दिया था। उस वक्त चांदनी ने ही उन्हें फिर से काम करने के लिए मनाया था। इसे साथ ले जाओ। राजवीर के ये सब कहने पर राजीव चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर सका। तभी राजवीर चांदनी की बांह को छूकर बोला, तुम जाओ राजीव के साथ, अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे या संजना को तुरंत कॉल कर देना। जी सर, चांदनी सिर हिलाकर बोली। राजवीर ने राजीव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेस्ट ऑफ लक। राजीव ने मुस्कुराने की कोशिश की तो राजवीर चांदनी की ओर देखकर बोला, जाने से पहले मुझे वो फाइल्स देकर जाना जो मैंने तुमसे मांगी थी और कोशिश करना कि जल्दी वापस आ सको, क्योंकि दोपहर 3 बजे एक ज़रूरी मीटिंग है जिसमें राजीव का होना ज़रूरी है। उसके इतना कहते ही चांदनी ने फाइल्स उसकी ओर बढ़ाकर कहा, जी सर, ये रही फाइल्स, आपको ही देने आ रही थी मैं। राजवीर ने फाइल्स ली और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही चांदनी ने राजीव की ओर देखा जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। मुझे घूरने का बहुत वक्त है अब आपके पास, घर के साथ साथ अब आप मुझे मेरे ऑफिस में भी नॉन स्टॉप घूर सकते हैं, पर इस वक्त हमें चलना चाहिए क्योंकि संजना मैम को पंक्चुअल लोग पसंद है। अगर हम वक्त पर नहीं लौटे तो वो आपकी वजह से मुझ पर भड़केगी। तो चले, चांदनी तीखे लहजे में बोली। राजीव ने उसे घूरते हुए टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अपने बैग में अपना बाकी सामान डालने लगा। तो चांदनी फिर से बोली, मैं अपना बैग और प्रोजेक्ट की सारी डिटेल लेकर आती हूँ, बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया। चांदनी ने ऊपर सीलिंग की ओर देखा और गहरी सांस लेकर वहां से चली गई। दूसरी ओर युग अपने कमरे में रेडी हो रहा था। तभी अनाया वहां आकर बोली, युग जल्दी करो, नानी की फ्लाइट थोड़ी देर में लैंड होने वाली है, लेट हो जाएंगे हम। युग अपने कपड़ों पर परफ्यूम लगाते हुए बोला, बस 5 मिनट सिस, तुमसे ज्यादा मैं वेट कर रहा हूँ नानी के आने का। पता है, उन्होंने ही तो तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है और उनकी वजह से ही तुम्हारी बेहुदा हरकतों पर भी कोई तुमसे कुछ नहीं कह पाता। अब चलो यार, नानी को घर लाने के बाद मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। एक प्रोडक्शन हाउस ने ऑडिशन के लिए बुलाया है मुझे। युग बेड पर बैठकर अपने शूज पहनते हुए बोला, ऑडिशन की क्या जरूरत है तुम्हें, अपने डैड से कहो, बस एक फ़ोन कॉल करेंगे और तुम्हें वो सीरियल मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारे लिए तो वो खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोल सकते हैं, तुम्हें बस फरमाइश करने की देर है। धक्के तो हम जैसे यतीमों को खाने पड़ते हैं। ये जो तुम हर वक्त मुझे टोंट मारते हो ना युग, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ना डैड का प्यार मेरे लिए कम होने वाला है और ना तुम्हारे लिए बढ़ने वाला है, इसलिए खुद को बदलो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अनाया के इतना कहते ही युग ने उसकी ओर देखा और तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नो स्वीट हार्ट, तुम्हारे डैड के लिए। युग रहेजा खुद को कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ना मुझे उनके प्यार की ज़रूरत है और ना उनके सपोर्ट की। मैं ऐसे ही ठीक हूँ और अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहा हूँ। किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास। मेरी फरमाइशें पूरी करने वालों और मुझसे प्यार करने वालों की भीड़ लगी पड़ी है मेरे आसपास। तुम्हें डैड की ज़रा भी फिक्र नहीं है ना युग, अनाया ने गुस्से में पूछा। तो युग उठकर उसके पास आया और अकड़कर बोला, नहीं है। अनाया उसे गुस्से में घूरने लगी तो युग ने उसकी बांह पर हाथ रखकर पूछा, अब चले। अनाया ने गुस्से में उसका हाथ झटका और उसे घूरते हुए वहां से चली गई। युग के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी उंगली में लगी गाड़ी की चाबी घुमानी शुरू की और सीटी बजाते हुए उसके पीछे चल दिया और सीढ़ियों से नीचे आते हुए मन ही मन बोला, चांदनी, मेरे भाई को अपनी मासूमियत के जाल में फंसाकर खुराना हाउस में घुसना चाहती हो ना तुम? तो अब तुम देखो कि मैं तुम्हें तुम्हारे अपने ही घर में पराया कैसे करता हूँ। अनाथ हो ना तुम, तो अब जिंदगी भर अनाथ ही रहोगी। मेरे भाई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की ना तुमने चांदनी, तो अब अगर मैंने हर उस इंसान को तुमसे दूर न कर दिया जो तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तो मेरा नाम भी युग रहेगा नहीं। उसके बाद तुम मेरे भाई तो क्या, किसी और को फंसाने लायक भी नहीं रहोगी। कल रात तो सिर्फ मैंने तुम्हें एक थप्पड़ ही पड़वाया है, पर अब तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। तभी उसके फ़ोन की बेल बजने लगी। कृषि की कॉल देखते ही वो कॉल रिसीव करके बोला, जा रहा हूँ भाई, टाइम पर पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट। मनमीत के घर का एड्रेस मैसेज करो मुझे, अभी और इसी वक्त। तभी दूसरी ओर से कृषि बोला,
युग के कदम रुक गए और उसने हैरानी से पूछा, क्यों? उसके बारे में पता करना है मुझे कि वो तुम्हारी दोस्ती के लायक है भी या नहीं। कृषि के इतना कहते ही युग चिढ़कर बोला, ये क्यों नहीं कहते भाई कि उस चांदनी ने आपको मेरे दोस्त के खिलाफ भड़काया है और इसलिए आप उसके बारे में इतनी इंक्वायरी कर रहे हो। पर मैं आपको बता दूं भाई, मनमीत बहुत अच्छा इंसान है, वो वैसा नहीं है जैसा चांदनी ने आपको बताया है। वो मैं खुद पता कर लूंगा, तुम मुझे उसका एड्रेस मैसेज करो राइट नाउ। कृषि ने इतना कहकर कॉल कट कर दी। युग ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और अपने गुस्से पर काबू करके मनमीत को कॉल करते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। दूसरी ओर एक ऑटो एक बड़ी सी बिल्डिंग के करीब पहुंची तो चांदनी तुरंत बोली, भैया जी यही रोक दीजिए। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो रोकी तो राजीव ने बिल्डिंग की ओर देखा और फिर ऑटो में लगे मीटर की ओर देखकर ऑटो का किराया दिया। ऑटो वाला वहां से चला गया। राजीव ने फिर से बिल्डिंग की ओर देखा और तेजी से आगे बढ़ने लगा, पर चांदनी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। उसने बिल्डिंग की ओर देखा और घबराकर अपने कंधे पर टंगे बैग को कसकर पकड़ लिया। मुझे सबसे पहले ठेकेदार से मिलना है चांदनी, उससे फोन करके पूछो कितनी देर लगेगी उसे यहाँ पहुंचने में। राजीव ने इतना कहकर अपनी बाएं ओर देखा तो उसे चांदनी नजर नहीं आई। उसने सामने सड़क की ओर देखा तो चांदनी अभी भी वही खड़ी थी। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो हमें यहाँ का काम निपटा कर 3 बजे तक वापस ऑफिस भी पहुँचना है, राजीव ऊंची आवाज में बोला। चांदनी ने घबराकर अपनी गर्दन हिलाई और आगे बढ़ने लगी। उसके करीब आते ही राजीव आगे बढ़ते हुए बोला, यहाँ के इंचार्ज को भी बुलाओ। चांदनी ने बिल्डिंग की ओर देखा और अपने कांपते हाथों से ठेकेदार को फोन करने लगी। तभी राजीव की नजर उस पर पड़ी। उसने चांदनी का डरा हुआ चेहरा देखा तो उसके कदम रुक गए। उसके रुकते ही उसके साथ चल रही चांदनी उससे टकरा गई और फिर डर कर 2 कदम पीछे हट गई। डर लग रहा है तुम्हें? राजीव ने उसका डरा हुआ चेहरा देखकर पूछा तो चांदनी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा, तो डर के मारे तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे पड़े हैं? राजीव ने अपने हाथों की घड़ी बनाकर उससे पूछा तो चांदनी ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा पर कुछ बोल नहीं सकी। तभी राजीव बोला, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको, मैं बिल्डिंग का मुआयना अकेले करके आता हूँ। ठेकेदार के आते ही मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर राजीव जाने लगा तो चांदनी तुरंत बोली, मैं किसी से नहीं डरती और मुझे भूतों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। राजीव के कदम रुक गए और वो अपना हाथ बिल्डिंग की ओर दिखाकर बोला, तो फिर वहां क्यों खड़ी हो, आओ चलो। आ रही हूँ, मुझे क्या डरपोक समझा हुआ है। इतना कहकर चांदनी तेजी से आगे बढ़ने लगी और राजीव से आगे निकल गई। वो मन मन मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा, पर बिल्डिंग के करीब पहुंचकर चांदनी के कदम फिर से रुक गए तो राजीव ने पूछा, अब क्या हुआ? चांदनी ने तुरंत ठेकेदार को कॉल किया और बोली, पहले ठेकेदार को तो आने दीजिए, मैं एक बार फिर फोन करती हूँ उसे। इतना कहकर वो ठेकेदार को कॉल करने लगी। तभी ठेकेदार कुछ मजदूरों के साथ वहां आ गया। उसे देखकर चांदनी राजीव से बोली, यही है ठेकेदार साहब, और इनके साथ ही वही आदमी है जिसने भूतनी को देखा था और जिसे भूतनी ने उठाकर 4थे माले से नीचे फेंका था। ओह, तो तुमने यहाँ भूत देखा है? राजीव के इतना पूछते ही वो आदमी आगे आकर बोला, हाँ साहब मैंने ही देखा था। बहुत खतरनाक दिखती है वो, बहुत ही डरावनी शक्ल थी उसकी। उसके हाथ भी इतने लंबे थे कि 50 माले पर खड़े आदमी की भी गर्दन पकड़ ले। उसकी बातें सुनकर चांदनी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेखिका कविता वर्मा।